Hello, my dear student of Standard 8. Welcome back once again. And today we are going to discuss question answer of chapter number 7, that is Following the Mahatma Part 1. महात्मा सीरीज के दो चैप्टर हैं, so this is first chapter. So without any delay, let's begin. Okay, so it's a too much colorful background for you. December is the month for us when we used to fly the kites, and ठीक है, अब जब भी टाइम मिलेगा पतंग उड़ाने का बहुत टाइम मिलेगा क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत टाइम मिल रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका. सो आपका पहला क्वेश्चन ही बहुत इजी और सिंपल है कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जाके सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया. सो इट कैन बी आस्क इन योर एग्जाम फॉर 2 marks. सो due to the racial differences in South Africa, Indian could enjoy few rights as compared to the whites. तो देखो इंडिया में क्या होता है, ब्राह्मण होता है, शूद्र जात होती है. वैसे ही इफ़ आई टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, वहाँ पे ब्लैक पीपल और वाइट पीपल का बस चलता रहता है. एंड इंडियंस को उसमें ब्लैक कैटेगरी के लोगों में डाला गया है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लैक पीपल थे उनके पास कुछ लिमिटेड ही राइट्स थे, जैसे कि आज इंडिया में है. सब लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, इट डजेंट मैटर. वेल, सबके पास पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ करने का राइट है, ये सब है. बट ऐसा पहले उस टाइम पे नहीं था. सारे राइट वाइट्स लोगों के पास थे, ब्लैक लोगों के पास वो सारे राइट्स अवेलेबल नहीं थे. सो डेट इज़ वाई गांधी जी ने देखा कि यहाँ पे बहुत डिफरेंसेस है. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंसल्ट एंड इनजस्टिस, है ना, ये एक तरह से इंसल्ट है और एक तरह का इनजस्टिस है जो गांधी जी ने वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया. ही डिस्कवर द पार्ट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस विच इज़ कॉल्ड द सत्याग्रह. गांधी जी ने इससे लड़ने के लिए एक नए वेपन का इन्वेंशन किया एंड द नेम ऑफ द वेपन इज सत्याग्रह. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सत्याग्रह क्या है. ओके, सो सत्याग्रह वेल हमारा सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. वेल, विच वेर द टू फीचर्स ऑफ सत्याग्रह. नाउ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और हमको ये लड़ाई कैसे लड़नी है, बिल्कुल नॉन वायलेंटली, बिल्कुल नुकसान पहुंचाए बिना. अब जैसे कि देखो, अभी कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो हमारे कंट्री में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो जो मूवमेंट करती है ना, तो वो वायलेंट एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है. डेट मीन्स आपको कुछ मूवमेंट करना है तो आप ट्रेन्स को क्यों रोक रहे हो, है ना, रोड रोक के बैठ जाते हैं. सो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, these were the two main aspects of the सत्याग्रह. Moving toward the third question, that is the why was the Royal Act called the Black Act by the गांधी जी. एंड फ्रेंड्स, जितने भी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, मैंने सारे के सारे टेक्स्ट बुक में से लिए हैं. ओके, सो आपको कहीं पे ज़्यादा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. रॉयल टेक्ट को गांधी जी ब्लैक एक्ट क्यों कहते थे, आपकी बुक में स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो रॉयल टेक्ट की मैंने यहाँ पे स्पेलिंग सुधार दी है. पॉइंट नंबर 1, द रॉयल टेक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑन द प्रेस, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड इनडेफिनेट डिटेंशन इन जेल विदाउट ट्रायल. देखो, रॉयल टेक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल रहे थे. ये प्रेस को कंट्रोल कर सकती है, डेट मीन्स जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, जैसे कि हमारी न्यूज़पेपर आते हैं, समथिंग लाइक दिस. इवन ये किसी भी इंसान को शक की निगाह, मतलब उनको जब सिर्फ शक हुआ और वो किसी को भी अरेस्ट करके डाल सकते हैं. एक्चुअली इन्होंने किया क्यों था, ताकि इंडिया के लोग उनके अगेंस्ट में कोई मूवमेंट ना कर सकें. पॉइंट नंबर 2, the accused were denied the right to know the accuser as in the evidence used in the trial against him. ना कोई वारंट और ना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, बस सीधा जेल में डाल दो. तो ये तो मतलब ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में हो रहा है. ओके, दिस एक्ट वॉज कंप्लीट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच. तो ये जो था वो फंडामेंटल राइट्स के और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में जा रहा था. डेट इज़ वाई पॉइंट नंबर 4 में आपको वही बात लिखनी है. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट एंड कॉल्ड इट एज अ ब्लैक एक्ट. ओके, सो ये हमारा ब्लैक एक्ट था.
So, your fourth question is, why did खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया? वेल, इंडिया में खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? सो वेल, आपको ये आंसर रीड कर लोगे, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा. सो द एलाइड नेशन साइन द ट्रीटी विथ टर्की विच वॉज डिफीटेड. देखो, 1914 में से लेके 1918 तक यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे. एक साइड एक ग्रुप था, दूसरी साइड दूसरा ग्रुप था. एक था एलाइड नेशन, दूसरा था एक्सिस नेशन, या हम लोग सेंट्रल फोर्सेस भी कहते हैं कुछ लोग उसे. बट एलाइड नेशन जीत जाता है ना, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस होते हैं. एंड टर्की कंट्री हार जाता है. टर्की एंड जर्मनी, वो कंट्री हार जाते हैं. अब जब हारा हुआ कंट्री है, तो जीता हुआ कंट्री तो उन पर अपना कुछ ना कुछ तो उस पर टर्म्स एंड कंडीशन तो अप्लाई करेगा ही करेगा. ओके. सो लड़ाई के एंड में एक ट्रीटी साइन होती है. नाउ लिसन, उसमें क्या क्या होता है. पॉइंट नंबर 2, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस ट्रीटी वेर strict and unjust to Turkey. So the terms and conditions which were signed, well, it is not favoring the Turkey. The Sultan of Turkey was a religious head of Islam too. एंड जो तुर्की का सुल्तान था वो मुस्लिम कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा उसे सुल्तान का मतलब दर्जा मिला हुआ था. एज पर द ट्रीटी द खिलाफत पोस्ट ऑफ खलीफा वॉज टर्मिनेटेड. मुस्लिम लैंग्वेज में उनके सुल्तान को खलीफा कहते हैं. एंड उनसे जो खलीफा का टाइटल था वो उनसे छीन लिया. उनसे मतलब उनको खलीफा के पद से हटा दिया. एंड इससे मतलब क्या हो गया, सब लोग नाराज़ हो गए. ओके. पॉइंट नंबर 5, Muslim all over the world including India launched the protest in favor of the Khalifa. This movement is known as the Khilafat movement. एंड पूरी दुनिया के मुसलमान प्लस इंडिया में जो रहने वाले मुस्लिम्स थे वो इससे नाराज़ थे, क्योंकि ये जो उनसे खलीफा का टाइटल छीना गया. एंड इसी का विरोध करने के लिए उन्होंने जो मूवमेंट लॉन्च किया उसी को ही हम लोग खिलाफत मूवमेंट कहेंगे. अब ये मूवमेंट किसके अंडर में लड़ा जा रहा है? नाउ लिसन. द मेन लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट्स वेर अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली. ओके. सो मौलाना ब्रदर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे एंड उन्होंने ये मूवमेंट्स लॉन्च किया इंडिया में. गांधी जी डिसाइडेड टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट एंड इन टर्न ज्वाइन द मुस्लिम इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियनवाला बाग मैसेकर. गांधी जी ने भी मुस्लिम लोगों का सपोर्ट किया. एंड वो जानते थे कि अगर हम इनका सपोर्ट करेंगे तो ये लोग भी फिर हमारे साथ हेल्प करेंगे. जैसे कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जलियनवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट में हमने जो प्रोटेस्ट किया था. ओके. सो दिस वाज योर आंसर नंबर 4. नाउ आंसर नंबर 5, that is regarding the non-cooperation movement. Okay, so I am going to read the question. Why did Gandhiji withdraw the non-cooperation movement? Okay, so Gandhiji ने non-cooperation movement क्यों withdraw किया? And point number 1, a crowd angry farmer of Gorakhpur district in Uttar Pradesh attacked the Chori Chora police station in the year 1922 because the police had fired at the crowd and killing the few and injured many. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था. वेल, स्टेट था यूपी, डिस्ट्रिक्ट था गोरखपुर और गांव का नाम था चौरी चौरा. वहाँ पे फार्मर्स एक वाइन शॉप के आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे. वेल, वाइन शॉप वाले ने पुलिस वालों को बुलाया. पुलिस वालों ने ऐसे ही रैंडमली आके 2-3 लोगों पे फायर किया. तो उससे जो क्राउड था वो एकदम एंग्री हो गया. ओके. एंड they got very angry. Okay, so अब देखते हैं आगे क्या होता है. The police station has set a blaze of 22 policemen were burnt alive in this incident. Okay, so जब पब्लिक पुलिस पे आई तो पुलिस को पता है हार्डली हमारे पास 8-10 बुलेट्स है, कितनों को मार लेंगे. और पब्लिक रियल में बहुत गुस्सा है, तो वो लोग क्या भाग गए. एंड दे रन टू देयर ओन पुलिस स्टेशन, बट द क्राउड चेज देम एंड उन्होंने वो पुलिस स्टेशन में आग लगा दी. अब जब देखा गांधी जी ने कि ये बहुत ही नॉन वायलेंट इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है, सो गांधी जी डिसाइडेड कि नहीं, आई शुड विड्रॉ इट. एंड ड्यू टू दिस वायलेंस गांधी जी विड्रॉन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इमीडिएटली. ओके. सो इसी की वजह से गांधी जी अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो विड्रॉन कर लेते हैं. ओके. सो एज यू कैन सी प्रीति मैम थोड़े से गुस्सा हैं.
एनी हाउ चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. तो आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं. वेल यहाँ पर 3 शॉर्ट नोट हैं. खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन एंड बारडोली सत्याग्रह. ओके, सो ये 3 शॉर्ट नोट्स हैं. एंड स्ट्रेट अवे आई हैव पेस्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ओके, सो लेट अस रीड. पढ़ लेते हैं फिर से, ठीक है, रिवीजन ही हो जाएगा. खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस फेमाइन इन द ईयर 1970. है ना, आज से 103 ईयर्स पहले गुजरात में फेमाइन हुआ था, मीन्स सूखा पड़ा था. ठीक है. द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज डिस्ट्रॉयड. तो क्रॉप प्रोडक्शन तो कुछ हुआ नहीं. स्टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ वेविंग द टैक्स ट्राई टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द फार्मर. ओके, अभी मान लेते हैं कि कोरोना क्राइसिस चल रहा है और गवर्नमेंट बोलती है लाओ टैक्स लाओ टैक्स लाओ. तो पब्लिक बोले कि भाई टैक्स कहाँ से देंगे, कुछ कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना. सेम थिंग हैपन विद द फार्मर. फार्मर्स का कुछ क्रॉप प्रोडक्शन हुआ नहीं और ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स माफ़ करने की जगह क्या कर रही है, उनको बोल रही है कि टैक्स दो टैक्स दो. तो ये तो गलत बात है ना. नंबर 4, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द फार्मर स्टार्टेड द सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो गांधी जी ने इनकी लीडरशिप ली और फार्मर्स के साथ मिलकर सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया. गांधी जी टोल्ड द फार्मर दैट they would not pay the tax until the government had accepted their demand. So Gandhiji convinced all the people, all the farmers that no one is supposed to pay the tax till the conversation is not stopped. Okay, so they decided that we are not going to pay any tax to the government right now. Gandhiji wrote a letter to the collector that if the tax of the poor farmer were waived, देन द रिचर फार्मर वुड पे द रेगुलर टैक्स. गांधी जी ने कहा कि एक इतने जो पुअर फार्मर्स हैं जिनकी इतनी मतलब एक उन लोगों ने एक लिमिट रखी कि इतनी से ज़्यादा इतनी से कम अगर किसी की ज़मीन है तो उसको हम लोग पुअर फार्मर कंसिडर करेंगे. और आप कलेक्टर को ये कहा कि इनका टैक्स माफ़ कर दिया जाए. बाकी जो इससे ज़्यादा ज़मीन रखते हैं, जो रिच फार्मर हैं, उनसे आप टैक्स लो ना. हमने कब मना किया है. हाँ, हम समझते हैं कि आपको टैक्स की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है गवर्नमेंट चलाने के लिए, बट आपको सिचुएशन भी समझनी चाहिए. ओके, देखते हैं अब ये क्या करते हैं. एट द एंड द कलेक्टर पास द ऑर्डर इन द सेम इन द 1918 एंड द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल. कलेक्टर ने भी समझा, कलेक्टर को भी लगा हाँ जेन्युइन बात है, एंड उन्होंने पुअर फार्मर के टैक्स माफ़ कर दिए. एंड ये गांधी जी की ग्रेट सक्सेस है कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने सामने झुका दिया. सो the Kheda Satyagrah did not yield much result, but it came important because of the principle on the basis of which it was fought. ये बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस नहीं है, पर एक शुरुआत है ना. ये एक बताती है कि अगर हम लोग प्रिंसिपली अगर हम लोग राइट हैं तो हमारी बात तो गवर्नमेंट को माननी ही पड़ेगी. ओके, द फार्मर बिकम अवेयर, फियरलेस एंड करेजस. इससे फार्मर्स को एक हिम्मत मिली. अब ये थोड़ा मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि हाँ आगे फ्यूचर में कभी अगर फेमाइन होता है तो हम लोग टैक्स नहीं पे करेंगे. और यही नहीं, अगर न्यूज़पेपर में उस टाइम पे अगर ये इंसिडेंट छपी होगी तो बाकी एरिया के जहाँ पे फेमाइन होगा वो फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करेंगे, है ना कहीं हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता है. एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम of that the nation and the Gandhiji got a devoted and a committed leader like वल्लभ भाई पटेल, जो भी आगे जाके सरदार पटेल बनेंगे. ठीक है. So I hope Kheda Satyagraha is clear. Now moving toward the non-cooperation movement, which is a very big topic. But ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट आंसर हम लोग एक पार्ट डिस्कस आंसर का कर चुके हैं. ओके, सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था. वेल, इट वॉज स्टार्टेड बाय द गांधी जी. The main two features of the non-cooperation movement were the first was to complete the boycott of the government job, legislative council, government education institution, the British titles and the foreign clothes and goods. So इसके मेन इसमें आपको मेन चीज़ क्या करना है. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको अपने देश के लिए कुछ करना है, तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी. पहली चीज़ तो अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जॉब कर रहे हो तो उस जॉब से रिजाइन कर दो. ओके,
सेम वे जो संसद हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो भी रिज़ाइन करेंगे। जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, वहाँ से सब लोग स्टूडेंट एलसी ले लेंगे, टीचर रिज़ाइन कर देंगे। एंड अगर मान लो ब्रिटिशर्स ने मुझे कोई प्राइज़ दिया है तो मैं उनका प्राइज़ उनको वापस लौटा दूंगा। ओके। एंड फॉरेन क्लोथ्स, तो मान लो मेरे पास अगर फॉरेन क्लोथ्स है तो वो मैं अब से नहीं पहनूंगा। ठीक है, ठीक है, आपको आई थिंक थोड़ा बहुत अब आइडिया आ गया है। पॉइंट नंबर 3, द अदर क्रिएटिव एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कम्युनलिज्म एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। गांधी जी को लगा कि हाँ बातें लोग सीरियसली ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी हटा दो, कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, और ये जो आप वाइन पीते हो, दारू पीते हो, ये सब भी नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ही एडवोकेट एंड प्रोपोगेशन द स्वदेशी गुड्स, खादी एंड नेशनल एजुकेशन अलॉन्ग विद। अब वो कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स, अब मान लो कि ये शर्ट है, मैं इंग्लैंड की है तो मैं नहीं पहनूंगा, ठीक है, अब से, लेकिन मैं पहनूंगा क्या आगे? तो उन्होंने कहा कि हम लोग स्वदेशी कपड़े बनाएंगे, अपने देश में बना हुआ सामान, डेट मीन स्वदेशी। एंड खादी, ऑफकोर्स कॉटन तो बहुत अच्छा होता है। एंड हम लोग अपने खुद के स्कूल्स ओपन करेंगे, खुद की यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन करेंगे। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय रिटर्निंग द टाइटल केसरे हिंद। उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसरे हिंद का टाइटल दिया था वो उन्होंने उनको वापस रिटर्न कर दिया। द मूवमेंट पिक्ड अप मोमेंटम इन 1921 एंड 22, स्टूडेंट्स लैप द स्कूल एंड कॉलेजेस। तो जैसा कहा गया था स्टूडेंट्सों ने स्कूल एंड कॉलेजेस स्किप कर दिया। ओके, सो पॉइंट नंबर 7, many leaders like Motilal Nehru, Sri Rajgopalacharya, असफ अली and their advocacy, ठीक है, तो इन लोगों ने भी अपनी एडवोकेसी का रिजाइन कर दिया। मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। यही नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के जॉब से भी लोगों ने यूजुअली रिजाइन कर दिया था। द फॉरेन क्लोथ्स वेयर बर्न्ड अक्रॉस द नेशन। ओके, सब लोगों ने क्या किया, सारे कपड़े इकट्ठे किए, चौराहे पे इकट्ठे किए और उसको बॉन फायर यानी उसमें आग लगा दी। ओके, तो फॉरेन क्लोथ्स को उन्होंने आग ही लगा दी। पॉइंट नंबर 9, द चरखा, द स्पिनिंग व्हील स्टार्टेड टेकिंग इट्स प्लेस इन एवरी होम। स्वदेशी वॉज प्रमोटेड एवरीवेयर। तो गांधी ने कहा कि आप एक काम करो, चरखा लो और जो रुई आती है उससे आप लोग मतलब चरखे को घुमाओ और उस रुई को आप एक थ्रेड में कन्वर्ट कर दो, उसका एक धागा बना दो, एंड देन वो हम लोग इंडस्ट्री को बेच देंगे, इंडस्ट्रीज वाले उसको कपड़े में कन्वर्ट करके आपको क्लोथ्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो गांधी ने भी मतलब लोगों को बताया कि हम लोग खाली बैठना भी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहना चाहिए। ओके, मैनी नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइक काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ओके, गुजरात विद्यापीठ एक्सेट्रा वेर इस्टेब्लिश। तो मैंने कहा था कि गवर्नमेंट के अगर स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे तो नेशनल लेवल पे भी तो हमको कुछ ओपन करना पड़ेगा ना। ओके, एंड महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट द वायलेंट मूवमेंट। गांधी जी चाहते थे कि ये सारा जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट तरीके से हो। लेकिन अभी हमने चोरी चोरा वाला इंसिडेंट पढ़ा है, ठीक है, जहाँ पे गोरखपुर के चोरी चोरा विलेज में क्राउड ने 22 पुलिसमैन्स को मतलब जला दिया था। इससे मतलब गांधी जी बहुत हर्ट हुए और उन्होंने तुरंत ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉन कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ ना करते तो क्या होता? वेल हमारा कंट्री 1925-26 में ही आज़ाद हो गया होता, टू बी ऑनेस्ट। ओके, क्योंकि इतना पब्लिक का सपोर्ट था। बट आई थिंक एक दो सैड इंसिडेंट हो जाते हैं तो इट्स अ बैड थिंग, बट आई थिंक इट वॉज द वन ऑफ द मिस्टेक फ्रॉम द गांधी जी, बट ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बारडोली सत्याग्रह। ओके, सो स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग फॉर द एक्सप्लेनेशन। देखो, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया 22%। इससे फार्मर्स एंग्री हो गए एंड उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की, बट गवर्नमेंट तो कहाँ सुनने वाली है। सो उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ठीक है, मैं आपको लीडरशिप एक्सेप्ट करता हूँ, एंड रविशंकर महाराज, जगत राम दवे, उनका भी उनको सपोर्ट मिल रहा था। तो वल्लभ भाई पटेल ने फार्मर्स को जोश दिया कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग टैक्स नहीं पे करेंगे, अब से हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे एंड ऑल डेट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वल्लभ भाई पटेल को पुणे बुलाया एंड उनकी डिमांड सुनी।
और सारी डिमांड पूरी होने के बाद डिसाइड हुआ कि ठीक है, जो टैक्स बढ़ाया है वो हम लोग वापस कर लेते हैं। एंड इसी से उनको एज ए लीडर उनको सरदार बोलते हैं, तो उनको सरदार का टाइटल मिला। तब से वो लोग तब से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल के नाम से जाने जाते हैं। यही नहीं, सरदार पटेल ने 1945 एंड 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब भी इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, वो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ही वॉज अमोंग द प्रोमिनेंट लीडर, लास्ट सेंटेंस आई एम रीडिंग, एंड 1918 एंड 1931 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। एंड एट लास्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द मैचिंग। सो आंसर मैंने जस्ट सामने रखे हुए हैं। सो चंपारण कहाँ पर आया है? बिहार में आया है। नाताल वेल ये पार्टी थी जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में फॉर्म की थी। अमृतसर ऑफकोर्स इट इज़ इन पंजाब। चौरी चौरा विलेज इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। एंड लाहौर सिटी इज़ इन यू कैन से इन पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशंस और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड you guys are amazing. Keep learning, keep watching, and at last, thanks for listening me.